Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about law of supply. लॉ ऑफ सप्लाई इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक है उस पर वीडियो बनाया था, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं. तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई की. वीडियो के एंड तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. पहले लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या है. देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. तो यहाँ पर हम बात करें सप्लाई की. द लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो कैसे वर्क करता है. लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज सप्लायर्स विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ दैट गुड एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज द क्वांटिटी दे विल सप्लाई डिक्रीजेज. लॉ ऑफ सप्लाई में क्या बात कही गई है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो जो सप्लायर्स हैं वो उसकी क्वांटिटी जो है उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है ऑफ सप्लाई वो भी इंक्रीज़ कर देते हैं. ओके, तो ये कुछ इस तरीके से होता है. और लॉ ऑफ डिमांड में बिल्कुल इसके अपोजिट होता है. वहाँ पर जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं और उस हिसाब से डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है. क्यों? क्योंकि वो जो है वो बायर्स पर फोकस करती है, बट जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो सेलर पर फोकस करता है कि सेलर जो है वो किस हिसाब से काम करता है जब मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा. अब देखिए आगे ये क्या कहता है. लॉ ऑफ सप्लाई की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या कहती है. अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेज एंड इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो डिक्रीजेज. अभी हमने बात की कि भाई किसान है और अगर वो अपने खेत में गेहूँ बोता है, ठीक है, और गेहूँ की मार्केट में उस समय जो है प्राइसेस जो है वो बहुत ही कम रेट पे बिक रहे हैं वो गेहूँ, तो वो क्या करेगा, उनकी सप्लाई कम करेगा, है ना. और अगर उसके जो गेहूँ की प्राइसेस हाई हैं तो वो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई करेगा. क्यों? जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो. ओके, तो सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई का ये कॉन्सेप्ट होता है, ये डेफिनेशन होती है. When employing the law of supply concept, economics assume that only the price changes and all other variables that can affect supply, like consumer mindset or material cost, remain constant. On a graph with quantity, the dependent variable on the horizontal axis and the price, the independent variable on the vertical axis. The law of supply forms an upward slope called the supply curve, which shows the relationship between the cost of product and the quantity that suppliers can supply. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सप्लाई कर्व है वहाँ वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं जो सप्लायर्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ा देते हैं. ओके, इसे अब अगर हम ग्राफ पे समझें, यहाँ पर क्वांटिटी होती है और ये एक्स एक्सिस पर होती है और ये है वाई एक्सिस, यहाँ पर प्राइस है. ठीक है, तो मान लीजिए जो प्राइस है वो 10, 20 और 30. क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हम इधर कर लेते हैं 5, 10, 15. ठीक है, अब अगर प्रोडक्ट का प्राइस 10 है तो जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई होगी वो कितनी होगी, 5 होगी. ठीक है, अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़कर 20 रुपये होता है तो वो अपनी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ाकर 10 कर देता है. और अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़कर 30 रुपये हो जाता है मार्केट में तो उसकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई वो बढ़ाकर 15 कर देता है. तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी. ये है इसकी सप्लाई कर्व जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होती है. ठीक है, और ये होता है इसका, ये है इसकी डिमांड कर्व जो कि कुछ इस तरीके से जाती है अपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को में वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं देखते हैं. द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज. Suppliers may change the selling price of a product based on any number of determinants including quality, cost of production, consumer income and mindset, taxes and even supply and demand. सबसे पहला जो फैक्टर है वो प्राइस होता है.
जब किसी प्रोडक्ट का किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उसकी सप्लाई और डिमांड दोनों पर असर पड़ता है, ठीक है। सप्लाई चेंज, जो सप्लायर होता है वो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज कर देता है बेस्ड ऑन उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और वो कितनी ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड चल रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया है और कंज्यूमर की क्या नीड्स है, वो उसका क्या माइंडसेट है, वो कितनी इनकम उसकी उस समय है, वो कितनी उस पर खर्च करने के लिए तैयार है। ये सभी बातें जो हैं सप्लाई और डिमांड को अफेक्ट करती हैं, ओके। सेकेंड, सप्लायर्स सी मोर इंसेंटिव टू सेल। व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेज, सप्लायर्स सी मोर इंसेंटिव टू सेल हायर क्वांटिटीज ऑफ द गुड. They may increase the gathering of materials, divert resources from other markets, or make other changes in their business structure to increase the production of a particular good or service. जब सप्लायर देखता है कि उस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है या फिर उसका प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहा है और उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा सप्लाई करता है और उससे ज़्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करता है, तो जिससे उसको ज़्यादा अर्निंग हो, ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इसके लिए वो क्या करता है, बहुत सारी रिसोर्सेज यूज़ करता है और अपनी मार्केट में देखता है किस तरीके से और लोग जो है उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है अपनी बिजनेस स्ट्रक्चर में चेंजेस लाकर और ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट पे अपना फोकस डालकर उसकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है जिससे कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो। सेकेंड तो ये हो गया। एंड देन द सप्लाई इंक्रीजेज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन द सप्लाई शेड्यूल, द फ्रेश सप्लाई ऑफ गुड्स विल हिट द मार्केट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गुड्स सप्लाइड टू द मार्केट। दस व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज द सप्लाई इंक्रीजेज। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही एक ऐसा टाइम आता है जब किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जो सप्लाई है वो बढ़ने लगती है, ठीक है, क्योंकि उसके प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कह रहा है कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं किसी प्रोडक्ट की तो उसकी सप्लाई, क्वांटिटी और सप्लाई भी इंक्रीज़ होने लगती है। अब मार्केट में मान लीजिए कि प्रोडक्ट है सॉल्ट की बात हम कर लेते हैं और उसकी प्राइसेस जो हैं और उसकी क्वान्टिटी ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें इन केजीज़, तो अगर 10 रुपये की सॉल्ट मान लीजिए 10 रुपये का बिक रहा है तो जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है वो 100 रहेगी, ठीक है। और अगर उसकी जो प्राइसेस है वो बढ़कर 20 हो जाते हैं तो सप्लायर क्या करेगा, उसकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ाकर 200 कर देगा। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ने लगती है और तो प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई दोनों जो है साथ में ही रेस करते हैं, ठीक है। आपको लॉ ऑफ सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा आई होप। और इसके अलावा अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे मैंने दिए हैं। फर्स्ट है प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस। जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि हर जो सप्लायर है वो चाहता है, सेलर है वो चाहता है कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए वो क्या करता है, उसकी सप्लाई ज़्यादा कर देता है। जितनी ज़्यादा सप्लाई करेगा उसको उतनी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी। सो ड्यू टू अ न्यू स्टडी ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एप्पल्स, द प्राइस ऑफ एप्पल राइजेज। So apple harvesters begin to work overtime to harvest more apples to offer to the public। जैसे कि कुछ स्टडीज़ की गई और उसमें देखा गया कि एप्पल की बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो उसकी जो है मार्केट में डिमांड बढ़ी। तो जब डिमांड बढ़ी तो जो मार्केट में जो प्राइसेस थे एप्पल की वो भी इंक्रीज़ हो गए, राइज हो गए। जब देखा एक सप्लायर्स ने जब देखा कि एप्पल की डिमांड बढ़ रही है, उसके प्राइसेस में इंक्रीज़ आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ओवर टाइम करके ज़्यादा एप्पल्स को हार्वेस्ट करना शुरू किया और पब्लिक को ऑफर करना शुरू किया, जिससे कि क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी इंक्रीज़ हुई और उससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई भी बढ़ रही है। सेकेंड, इसी तरीके से अदर प्रोडक्ट्स में भी ये लॉ ऑफ सप्लाई वर्क करती है। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। सेकेंड है प्राइस फॉल्स सप्लाई फॉल्स। सिंपल है, जब प्राइस किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी, क्योंकि सप्लायर को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। उसके अपोजिट जब प्राइस फॉल्स होंगे तो सप्लायर क्या सोचेगा कि अगर इसके प्राइसेस अभी गिर रहे हैं तो हम इसको अभी ना बेचकर तब बेचने की कोशिश करेंगे जब उसके प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, जिससे कि उन्हें फ़ायदा हो बजाय कि नुकसान के। ओके। Due to a general shift away from cotton clothing, the prices of cotton shirts falls and textile manufacturers begin supplying fewer cotton shirts। कुछ रीजंस की वजह से या फिर मौसम की वजह से या कुछ भी ऐसे रीजंस है जिस वजह से जो डिमांड में शिफ्ट आता है और कॉटन क्लोथिंग जो है वो इतनी उसकी जो है डिमांड नहीं होती है, तो जो सप्लायर्स है वो उसकी प्राइसेस जो हैं जब देखते हैं मार्केट में कि गिर रहे हैं तो वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कम कर देते हैं और कॉटन शर्ट्स की, जिससे कि उनको ज़्यादा लॉस ना हो। तो इस तरीके से जब प्राइसेस फॉल होंगे तो उसकी सप्लाई भी वो कम करने लगते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ डिफरेंट वैल्यूज़ डिफरेंट सप्लाईज।
If a manager offers employees time and a half pay for overtime hours, workers will be more willing to supply more overtime hours. If a manager offers standard pay for overtime hours, workers will supply fewer overtime hours. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये भी एक रीज़न है जो सप्लायर्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हैं. जैसे मैनेजर है किसी कंपनी में जहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो उनको ओवर टाइम काम करवाता है अपने एम्प्लॉय से, उसके बदले में अच्छा पे दे रहा है, उन्हें उसका मेहनताना दे रहा है, तो जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से उसकी सप्लाई जो है ओवर टाइम आवर्स में करते हैं, उसको क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि कंपनी को बेनिफिट होता है. वहीं अगर मैनेजर जो है वो अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको स्टैंडर्ड पे ऑफ़र करता है, ज़्यादा उन्हें पे नहीं कर रहा है उनकी अकॉर्डिंग टू टाइम जितना वो काम कर रहे हैं, तो वो उतनी ज़्यादा ओवर टाइम जो आवर है उसमें सप्लाई नहीं करता है. तो ये भी एक रीज़न है सप्लाई पर जो इफ़ेक्ट डालता है. ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल थे लॉ ऑफ सप्लाई के जो इस पर प्रभाव डालते हैं. तो ये था आज लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, जिसको मैंने बहुत शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की. और अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो यही कॉन्सेप्ट में समझ में आता है कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई आपस में लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. ओके, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं प्रोडक्ट के तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है. और लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, अगर प्रोडक्ट की प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं तो इसकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है. लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है. ये सारी बातें आपको याद रखनी है. थर्ड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि इसमें जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कंज्यूमर पर फोकस करती है, बायर पर फोकस करती है, पर जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो किस पर फोकस करती है, वो सेलर पर फोकस करती है या फिर सप्लायर पर फोकस करती है. ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड.